स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था एम्पुटेशन का फर्स्ट पार्ट, ये देखिए, जिसमें हमने लेवल ऑफ एम्पुटेशन देख लिया था, साइट्स देखे थे, पर्पस, कॉजेज एंड डेफिनेशन, इंट्रो। तो हमने ये कल अच्छी से समझ लिया था। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कि जिसमें हम देखेंगे लेवल ऑफ टाइप ऑफ एम्पुटेशन देखेंगे और मैनेजमेंट देखेंगे, जो कि मैनेजमेंट में ज़्यादा लेंदी ना करके सिर्फ मेन हेडिंग रीड करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाएगा, पर नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं इतना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि इससे बेनिफिट ले पाएँ, इसी टाइप की वीडियोज़ इसमें डलती हैं और जिसको एक्सप्लेन किया जाता है और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई इसमें वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपके काम की वीडियो होगी तो आप उसको ले लीजिए, अगर आपके काम की नहीं होगी तो आप स्किप कर सकते हैं। तो कोई बुराई नहीं है और आपको बेनिफिट लेना है, फुल मार्क्स आपको गेन करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन में हम दो तरीके से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एम्पुटेड पार्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सर्जरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्पुटेड पार्ट में ये जितने भी इसके पार्ट्स के एम्पुटेट होते हैं, एम्पुटेशन होता है, उसी के नेम्स, उसी पार्ट के नेम से इसके नेम पड़ेगा। जैसे एम्पुटेड फिंगर, एम्पुटेड थंब, एम्पुटेड आर्म, एम्पुटेड टोज, टो हो गया, एम्पुटेड लेग, एम्पुटेड लोअर लेग, ठीक है। और जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सर्जरी, तो ओपन सर्जरी आएगी इसमें और क्लोज सर्जरी होगी। तो ओपन सर्जरी किसे बोलेंगे, जब इसको जो होता है ग्लोटाइन भी बोलते हैं एम्पुटेशन को, ओपन जो द ओपन और ग्लोटाइन एम्पुटेशन इज परफॉर्म व्हेन द इन्फेक्शन इज प्रेजेंट और लाइकली टू डेवलप ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंजरी और एम्पुटेशन। मतलब कि जब इंजरी और एम्पुटेशन जब उसका हुआ है तो उसमें क्या होता है, मतलब जब इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। परफॉर्म व्हेन द इन्फेक्शन प्रेजेंट, अगर उसमें जब एम्पुटेशन जब कर रहे हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, या फिर उसके चांसेस है डेवलप होने के ड्यू टू कुछ वजह से, कि उसकी इंजरी किस टाइप की है, उसका जो भी उसकी डिजीज़ कंडीशन है वो किस टाइप की है, तो उस पर डिपेंड करता है कि फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, क्लोज नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि टिश्यू एंड बोन आर जो होती है वो उसको क्या करते हैं, सर्व एट द सेम लेवल एट द वूंड इज़ नॉट क्लोज। मीन जो टिश्यू और बोन होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, जब उसको डिब्राइड करेंगे और उसको उस लेवल तक पहुंचाएंगे, जिससे कि क्या कर सकते हैं, सेम लेवल पे कट करेंगे जहाँ पर भी उसका एम्पुटेशन करना है। तो वूंड इसमें क्या नहीं करेंगे, वूंड को क्लोज नहीं करेंगे, एंड जो बट लेफ्ट ओपन टू ड्रेन, और उसको क्या करेंगे, ड्रेन के लिए ओपन रख देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको वीडियो में उसमें पिक में दिखाती हूँ। तो उसमें क्या होगा कि जो ड्रेसिंग होगी वो उसमें जो बल्कि ड्रेसिंग कवर द स्टम एंड, और जो स्टम का मतलब होता है जो जहाँ से कट कर दिया ना, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको स्टम बोलते हैं वहाँ से। जैसे कि अब हैंड है, रिस्ट उसकी कट गई है, तो जो बचा हुआ है उसको स्टम बोलेंगे, ठीक है। तो जो स्टम होता है उसमें ड्रेसिंग करके उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन बल्कि ड्रेसिंग मतलब लूज ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि आप उसको क्या कर सकें, चेक कर सकें। और वुंड इज क्लोज व्हेन इन्फेक्शन इज नो लॉन्गर, ठीक है, नो लॉन्गर प्रेजेंट एंड ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड स्टॉप। और जब उसको क्लोज कब करेंगे, जब कि उसमें से जो ड्रेन होता है वो आना बंद हो जाए और इन्फेक्शन जो होता है वो कम ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब देखिए, ये होता है ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, इसको बराबर से ऐसे करके कट कर दिया, यहाँ पे कोई फ्लैप नहीं बनाया स्किन का, जैसे कि यहाँ पे बनाया। ये देखिए क्लोज है और ये है ओपन है। ओपन में उन्होंने सीधे सीधे कट कर दिया, क्योंकि ये इन्फेक्टेड होगा। अगर उसे यहाँ पे वो क्लोज कर देंगे, स्टिच लगा देंगे, तो वो क्या होगा, एक तो इन्फेक्टेड है, ऊपर से और इन्फेक्शन होते होते वो ऊपर तक पहुँचेगा उसके। और ये देखिए ये क्लोज है, इसमें क्या है, क्लोज में ये इसमें वो लगे हुए हैं, स्टिच लगे हैं। तो इसमें क्या करा उन्होंने कि ये जो ये है मसल्स, इसको थोड़ा सा डिब्राइड करा, इसको हटाया और स्किन को क्या करा, डिसेक्शन के थ्रू लूज़ किया, जिससे कि वो इस तरीके से कवर करके उसको स्टिच लगा पाए। तो यही दोनों में डिफरेंट होता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन रख देंगे, और जब इसको कट कर देंगे तो इसकी अच्छी से क्या करेंगे, डिब्राइडमेंट करेंगे, मतलब क्यूरेट करना और इसको क्लीन करना, वॉशिंग करनी, सब करने के बाद इसके यहाँ पे को ड्रेसिंग से उसे कवर कर देंगे और लूज ड्रेसिंग करेंगे, जिससे कि वो उसको क्या कर सके, चेक कर सके बार बार। और ये वाली जो होती है ये एकदम क्लीन वाला एम्पुटेशन है, इसलिए इसको पूरा अच्छी से क्लीन करके इसका स्किन का फ्लैप बना के उसको
स्टिच कर दिया गया। तो ये समझ में आ गया होगा। तो क्लोज ड्रेसिंग समझ में आ गई वैसे आपको। तो क्लोज को जो होता है, क्लोज इसको बोलते हैं क्लोज्ड और फ्लैप एम्पुटेशन। देखिए फ्लैप बना हुआ ना, स्किन का फ्लैप निकाल, स्किन को थोड़ा सा लूज करके ढीला करके उसको क्या करा, दोनों को ओर से खींच के उसको बंद कर दिया, इस वाले पार्ट को, मसल्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया, कहने का मतलब। ठीक है। तो फ्लैप एम्पुटेशन इज द प्रेफर्ड मेथड एज इट यूजुअली हील faster and allow the patient to be fitted for and begin using a prosthetic device much sooner। तो इस वाले का जो obviously जब ये क्लोज है तो इसकी हीलिंग क्या होगी एज कम्पेयर टू ओपन एम्पुटेशन, क्या होगी, फास्टर सूनर। इसकी जो हीलिंग होगी वो क्या होगी, जल्दी होगी, बहुत जल्दी तेज होगी इसके मुकाबले में। और ये जो होता है जल्दी से प्रोस्थेसिस पहनने लायक भी हो जाएगा। प्रोस्थेसिस मतलब आर्टिफिशियल डिवाइस, कल मैंने आपको बता दिया था। और जो टिश्यू एंड बोन आर द, क्या करते हैं उसको, सर्व्ड स्किन फ्लैप आर लेफ्ट टू कवर द स्टेम एंड। जैसे मैंने आपको बताया इसमें स्किन और जो उसकी जो बोन होती है, टिश्यू होती है, थोड़ी सी उसको अंदर की ओर को करके उसको कट करेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा जैसे ये है, अब इसे कट करेंगे तो अंदर थोड़ा सा क्या करेंगे, गहरा कट करेंगे, ताकि ये क्या हो जाए, दोनों खिंच के बंद हो जाए। तो उसी तरीके से ये बंद होगा। अगर यहाँ पर बोन ज़्यादा बड़ी निकाल देंगे और स्किन ज़्यादा मसल्स बाहर को आ रही हैं तो ये क्लोज होने में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या कहना होता है उसको ठीक से, व्हेन द टिश्यू एंड बोन आर द बर्न्स आउट एंड, जो स्किन होती है उसको फ्लैप करेंगे, फ्लैप बनाएंगे उसका, और उसमें क्या करेंगे, कवर कर देंगे स्टेम को, और ड्रेन का जो होता है वो प्लेस बना देंगे वुंड में, मतलब एक छोटा सा एक ड्रेनेज भी निकाल देंगे, ताकि जो भी उसमें से कुछ मटेरियल है, कुछ सोकेज है, वो बाहर आ सके। और स्किन में क्या कर देंगे, फ्लैप बना के उसको सूचर कर देंगे। ठीक है। तो ये तो दोनों आपने देख लिया, टाइप्स इसके हो गए। ठीक है। अब बस टाइप कंप्लीट हो गया। अब बस वही है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो टेस्ट करने हैं, ताकि जो है प्रॉपर लेवल ऑफ एम्पुटेशन का पता चल जाए कि कहाँ से कट करना है। और सर्जन का गोल होता है कि वो क्या करे, फाइंड करे प्लेस को कि कहाँ से कट करना है, और ताकि जहाँ से हीलिंग ज़्यादा जो होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, जल्दी होगी, तो वहाँ से उसको क्या करना होता है, कट करना होता है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो सर्जन होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिम को क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिम उसका बचाना चाहते हैं, ताकि वो हो क्या, किसके लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए काम आ सके बाद में, यानी कि प्रोस्थेसिस वगैरह वो यूज़ कर पाए। ठीक है। अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही तो वो उसे बचाएंगे। और अगर ग्रेटर ब्लड फ्लो देखना होता है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो कितना ज़्यादा वो होता है, ताकि वो जहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो वो हीलिंग भी वहाँ पे अच्छी से होगी। और उसके सारे टेस्ट डिज़ाइन इस तरीके से होते हैं ब्लड फ्लो के, जो कि लिम में अगर ब्लड फ्लो कितना पहुँच पा रहा है उसको वो मेजर कर पाएँ। और सेवरल और ऑल देम, और इन्हीं सभी को या इनको क्या करना होता है, इनकी हेल्प से, जो भी एक सब लिखे हैं, हेल्प चूज है प्रॉपर लेवल ऑफ एम्पुटेशन। तो इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि प्रॉपर लेवल ऑफ एम्पुटेशन कहाँ से कितना करना है। मेजरमेंट करना होगा, मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर देखना होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिम का। और लेज़र ड्रॉपर का मेजरमेंट करके जो होता है स्किन की जो होता है माइक्रो सर्कुलेशन को भी देखना होता है। ऑक्सीजन टेंशन को मेजरमेंट करना पड़ेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके। ठीक है। अगर जो प्रेशर होता है वो 0 पे होता है उसका, तो क्या होगा, हीलिंग जो होती है वो नहीं होगी। अगर प्रेशर जो होता है वो हाई होगा, 40 mmHg से ऊपर जा रहा है, तो हीलिंग का एरिया जो होता है वो सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है। तो ये ऑक्सीजन टेंशन का भी मेजरमेंट करना है। और स्किन फ्लोरेसेंट जो होती है वो स्टडीज़ करनी होगी, जिससे कि स्किन की माइक्रो सर्कुलेशन का पता चल जाए। और स्किन परफ्यूजन मेजरमेंट करना पड़ेगा, ताकि किसके थ्रू, जो ब्लड प्रेशर कफ का यूज़ करके, और फोटो इलेक्ट्रिक जो डिटेक्टर्स होते हैं उनका यूज़ करके स्किन परफ्यूज़न का मेजरमेंट करना होगा कि कितना उसमें ब्लड फ्लो कितना परफ्यूज़ हो पा रहा है। और जो भी इंफ्रारेड मेजरमेंट ऑफ द स्किन टेम्परेचर उसका लेना पड़ेगा। और सिग्नल टेस्ट जो होती हैं वो हाईली प्रोडक्टिव टू हीलिंग। और ये जो भी सिग्नल्स होते हैं ये मतलब इतने ज़्यादा गारंटी नहीं होती कि ये पहले से बता देंगे कि हील कितना हो पाएगा, बट टेकन टुगेदर अगर इनको सबको एक साथ किया जाता है तो रिजल्ट गिव द सर्जन जो होता है वो एक्सलेंट मिल जाएगा उसको आइडिया, और कि ये जो होता है बेस्ट प्लेस है एम्पुटेशन के लिए, तो उसको इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और रिजिड और कॉम्प्रेस ड्रेसिंग करनी पड़ेगी हीलिंग ऑफ एम्पुटेशन साइट की अगर करना है तो जल्दी से उसको अगर ठीक करना है जल्दी से, तो उसकी हीलिंग के लिए रिजिड और कॉम्प्रेस ड्रेसिंग अप्लाई करनी पड़ेगी स्टम में जो कि कट चुका है उसको
उसको स्टम बोलते हैं। तो उस पार्ट में जो होती है ड्रेसिंग जो होती है वो रिजिड और कॉम्प्रेस करनी पड़ेगी, जिससे कि हीलिंग जल्दी हो और प्रमोट करे हीलिंग को और इन्फेक्शन को से प्रिवेंट हो एंड मिनिमाइज एडिमा, और एडिमा भी ना हो। रिजिड ड्रेसिंग इज मेड अप ऑफ कास्ट, और जो ये रिजिड ड्रेसिंग होती है कास्ट से बनी होती है, ठीक है। तो ये किस में करी जाएगी, जो कि क्लोज जो कि क्लोज है, जो अभी हमने टाइप पढ़े थे ना, तो जो क्लोज एम्पुटेशन है उसमें की जाएगी, ओपन में नहीं की जाएगी, ठीक है। और जो सॉफ्ट ड्रेसिंग कैन बी ऑल्सो अप्लाइड इफ़ यू हैव ऑब्जर्व द स्टम फॉर इन्फेक्शन, तो ये जो है ओपन में की जाएगी, ठीक है, ताकि आप स्टम को देख पाएँ कि इन्फेक्शन कितना है। और स्टम इज़ प्रिपेयर फॉर प्रोस्थेसिस, और इस स्टम को क्या करना पड़ेगा, फिर कट करने के बाद उसको प्रोस्थेसिस के लिए तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कि उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट उसको सॉफ्ट ठीक होने के बाद उसको पहले सॉफ्ट प्लेस में उसको पुश करना, मतलब रखना पड़ेगा सॉफ्ट प्लेसेस पे, यानी कि ऐसा उसको डिवाइस देनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको हार्ड सरफेस यूज़ करवाना पड़ेगा, जिससे कि वो प्रिपेयर हो जाए प्रोस्थेसिस के लिए। और स्टम में भी रैप, और जो स्टेम होता है उसको रैप करके रखना होता है आइस बैंडेज में, टू फॉर्म जो भी मतलब उसका, ताकि कोनिकल शेप हो जाए, ताकि कोनिकल मतलब कोन नुकीला हो जाए, जिससे कि क्या होगा, प्रिवेंट एडिमा, उसको प्रिवेंट एडिमा भी होगा। और बैंडेज अप्लाई करनी चाहिए फॉर डिस्टल टू द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, ठीक है। और ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसमें होते हैं, जैसे हेमाटोमा हो गया, इन्फेक्शन, डिलेड हीलिंग होगी, मतलब जल्दी से ठीक होने में टाइम लेता है, कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के अलावा, जो कॉन्ट्रैक्चर्स के अलावा स्किन फ्लैप नेक्रोसिस, जो कि अभी खींच के स्किन को बंद किया था, तो वो नेक्रोस भी हो सकती है, डिफॉर्मिटी जॉइंट्स हो सकती हैं, क्रॉनिक स्टम पेन होगा, ओबियसली जब इतना ज़्यादा कट किया जा रहा है, बोन तक कट कर दी जाती है उसकी, तो वहाँ पे पेन तो होना ही है, जो कि फैंटम पेन होगा, और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज हो जाएगी उस जगह पे, और डेथ ऑफ द एल्डर पर्सन, जो एल्डर पर्सन होते हैं वो कभी सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनकी डेथ तक हो जाती है। और प्री ऑपरेटिव सम डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में उसके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ेंगे, जिसमें कि रूटीन ब्लड एग्जामिन करना पड़ेगा, ड्रॉपलेट जो होती है फ्लोमेट्री करनी पड़ेगी, जिसमें कि ये सब आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो होता है पोस्ट ऑपरेटिव जो डायग्नोसिस होते हैं, उसमें सीबीसी करना पड़ेगा, डब्ल्यूबीसी करना पड़ेगा, और ब्लड केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स कोई जो भी उसको इवाल्वेट कर पाएगी, उसका पता लगाएगी, और डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन का, और सीबीसी जो है पूरा ब्लड का मॉनिटरिंग करेगी, और वस्कुलर ड्रॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑल्सो डन फॉर रूल आउट डीवीटी एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है इसका मतलब, ठीक है, डीवीटी। एंड रिहेबिलिटेशन टीम में ये सारे लोग होंगे जो आप इसमें देख पा रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन रिहेबिलिटेशन टीम में इसके होते हैं। एंड फिजिशियन जो भी फिजिकल थेरेपी जो होती है और रिहेबिलिटेशन, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, यूजुअली विद इन 48 आवर्स जो होती है वो उसको करनी पड़ेगी। स्टडीज़ हैव शोन दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अर्ली रिहेबिलिटेशन एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द स्टम्प एंड प्रोस्थेसिस। तो ये स्टडी में देखा गया है कि अगर जल्दी से जल्दी उसको रिहेबिलिटेशन करना है, तो उनको जो होता है 48 आवर्स, मतलब जितनी जल्दी उसको रिहेबिलिटेट करना है, तो इफेक्टिव फंक्शन उसका होता है जितनी जल्दी उसको रिहेबिलिटेट करेंगे स्टम्प और प्रोस्थेसिस, स्टम्प को प्रोस्थेसिस के साथ, ठीक है। और पोजिशनिंग और जो भी इवॉल्वेशन ऑफ द स्टम्प, और स्टम्प की पोजिशनिंग देखनी होगी, किस पोजिशन में है, उसको पोजिशनिंग प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसका जो कट चुका है जो स्टम्प, उसको एलिवेट करके रखना पड़ेगा, ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे। एलिवेट जो होता है 24 से 48 आवर्स तक का उसको करना पड़ेगा, ताकि जो एडिमा होता है वो एडिमा उसको प्रिवेंट हो। और लोअर एक्सट्रीमिटी शुड नॉट बी एलिवेटेड, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती है मोर देन 48 आवर्स तक उसको क्या नहीं करनी है, मतलब इतना ज़्यादा उसको मोर देन 48 आवर्स तक नहीं कर सकते, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर के वजह से, ठीक है। तो ये हो गया उसका, और ये मैंने बता दिया आपको, बस इतना ही सब कुछ है। तो रैप करना पड़ेगा स्टम्प को हीलिंग के लिए, और बैंडेज शुड भी अप्लाई करनी पड़ेगी उसकी, ताकि जो है स्टम्प में जो है वो स्ट्रेट रहे, और बैंड मतलब उसका जो बैंडेज अप्लाई ऑन बैंड लिम्ब कैन कॉज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सब हो गया। एक्सरसाइज के लिए उसको बताना होगा, ताकि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ना बने, मसल्स उसकी स्ट्रेंथ ही रहे, और पोजिशनिंग उसकी होती करवा के उसको हेल्प करनी पड़ेगी प्रोस्थेसिस के लिए। और स्टम्प शुड बी बैंडेज, स्टम्प को जो होता है बैंडेज करना चाहिए फॉर 24 आवर्स बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस। अगर प्रोस्थेसिस का एप्लीकेशन
होना है तो उससे पहले 24 घंटे तक उसकी क्या करनी है, बैंडेज करनी है। श्रिंकर्स भी यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ बैंडेज, ठीक है। और प्रोस्थेटिक फिट जो होती है वो फिलिंग एंड गेट ट्रेनिंग उसको देनी होगी। प्रोस्थेसिस फिलिंग फिट कैसे करना है, फिलिंग की और गेट ट्रेनिंग देने की, साइकोलॉजिकल उसकी काउंसलिंग करनी होगी। उसको इनक्रेज करना पड़ेगा कि वो अपने एम्पुटेड पार्ट को देखे, उसकी केयर करे। और नर्सिंग केयर प्लान में तो यही है, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे आप हिस्ट्री इन सब की और फिजिकल एग्जामिन करना होगा इन सब का जो दिया गया है इन सब के बेसिस पे। और असिस्ट करना पड़ेगा वुंड का कैसा कंडीशन है, ब्लीडिंग है, ड्रेनेज है, नेक्रोसिस है, मॉनिटर पेन करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन के लिए देखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल उसको असिस्ट करना पड़ेगा। और नाइसिन डायग्नोसिस में सबसे पहले आपको पेन के लिए बनाना पड़ेगा, अक्यूट पेन रिलेटेड टू इतने सारे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, तो क्यों हो रहा है रिस्क फॉर इन्फेक्शन पे इन अफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, यानी कि जो पेरिफेरी में है जो टिश्यू परफ्यूजन जो होता है इनअफेक्टिव होता है, तो वो इन सब के वजह से होता है जो कि नीचे दी गई हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्शन तो बहुत चांसेस हैं, तो वो क्यों होता है, वो इन सब की वजह से होता है, वो देख लीजिएगा। तो आप इस तरीके से नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी तो पक्का ही होगी, जब कोई पार्ट कट रहा है तो उसकी मोबिलिटी जो होती है वो अफेक्टेड होनी ही है, तो वो इन सब की वजह से होती है। रिस्क फॉर सेल्फ केयर डिफिसिट, वो अपनी केयर नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, वो ये सब चीज़ें की वजह से, क्योंकि एम्पुटेशन हुआ है और इस तरीके की वो केयर नहीं कर पा रहा है। सिचुएशनल, और उसका जो होता है सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम, और उसकी लो सेल्फ स्टीम तो होगी क्योंकि उसका पार्ट जो है वो जो भी है वो कट चुका है, तो वहाँ पे उतनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, तो वो सारे कॉजेज़ नीचे लिखे हुए हैं। डिफिसिट नॉलेज हो जाएगी उसकी, ठीक है, तो यही है। और लास्ट में जो है उसको पेशेंट को आपको एजुकेट करना पड़ेगा। स्टम केयर के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा कि इसके कैसे केयर करनी होती है, और प्रोस्थेटिक कैसे केयर, अगर प्रोस्थेसिस यूज़ कर रहा है तो प्रोस्थेसिस उसके आर्टिफिशियल लिम जो है वो एक उसका लिम की तरह, तो उसको हमेशा केयर करनी है, दिन में शाम को, मतलब उसको हर समय केयर करनी है। और उसको कम से कम 6 मंथ में एक बार उसको प्रोस्थेटिक्स को भी दिखाना है, मतलब जो प्रोस्थेसिस बनाते होते हैं प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं। और होम केयर भी करनी होती है कि कहीं क्रैक ना हो प्रोस्थेसिस में, इस तरीके का ये सब देखना होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। और स्टेम केयर का तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी स्किन का कलर देखना पड़ेगा, चेंज तो नहीं हुआ, नेक्रोसिस तो नहीं हो रहा, और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई इसमें छाले वगैरह जैसे होते हैं वो सब ना हो, ये सब का देखना होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।